नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है। उसी को आधार बना करके हम आपके सामने सीडीपी के आधार से प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 150 प्रश्नों को देख लिया है। आज हमें 151 से लेकर के 180 तक के प्रश्नों को हल करना है और इनमें और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या संभावना हो सकती है प्रश्नों के और कैसा आधार हो सकता है, उन सभी बातों को हमें यहाँ से देखना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज हमारी 6वीं कक्षा 151 से लेकर के 180 तक के प्रश्नों को। 151 नंबर का प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? बोलिए, कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं इससे ऊपर। ऑप्शन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष। बोलिए, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 साल तक होती है, उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चलिए 152 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कौन? वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चों के सीखने में किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? बोलिए, कौन से कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन ए, सामाजिक कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक बच्चे को समाज से वह सब कुछ मिल सकता है और एक समाज का दायरा भी सबसे बड़ा होता है। तो सामाजिक कारक की भूमिका बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न 153 नंबर का, कोयलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर के कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के कर सकता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके कर सकता है, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है? बोलिए, तो एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो कठोर निर्देश देकर के, इस तरीके से तो नहीं किया जा सकता। धार्मिक शिक्षा को अकेले महत्व देकर के नैतिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता। व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके भी नहीं, बल्कि नैतिक मुद्दे जो हैं उन पर आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इन चीजों में, इन चर्चाओं में शामिल करके बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जा सकते हैं। 154 नंबर का प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये कौन सी स्थिति बन रही है? तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण? बोलिए, तो अपने तरीके से देखिए, शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से, माने अपने हिसाब से उस स्थिति के अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो सबसे मेन तथ्य इसमें अपने आप को रखा गया है, तो आत्मसात की ये स्थिति बन रही है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आत्मसात। अगला प्रश्न 155 का, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है
सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोयलर वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? बोलिए। कि सब विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, तो कोयलर वर्ग के कौन से नैतिक विकास की चरण की ओर संकेत किया जा रहा है? ऑप्शन ए औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, पूर्व औपचारिक चरण सामाजिक समता, पूर्व औपचारिक चरण एक दंड परिवर्तन, या पूर्व औपचारिक चरण वैयक्तिकता और विनिमय। बोलिए। तो प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस तरीके से किया गया है, यह औपचारिक चरण में आएगा, 4 में कानून और व्यवस्था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 156 नंबर का प्रश्न, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये मैंने आपको कल बताया था कि 0 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं वह इंद्रिय जनित, इंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान करते हैं, क्योंकि अभी उनकी और भी सोच समझ और ज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है, तो वे इंद्रियों के माध्यम से ही सोचते हैं। तो इसमें इंद्रिय जनित गामक स्तर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 157 नंबर का प्रश्न, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता से, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, या सहयोग की नैतिकता से? बोलिए किसके हिसाब से है? तो ये सहयोग की नैतिकता से, ऑप्शन डी आपका सहयोग हो जाएगा कि जो ये सहपाठी विरोध वाला कथन है यह सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। 158 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोयलर वर्ग के हिसाब से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर पहला, या स्तर दूसरा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्तर 1। स्तर जो पहला है वह नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। 159 नंबर का प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो बोलिए संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, या क्रियाकलाप? तो पियाजे के अनुसार से जो सामाजिक अनुभव है वह व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 160 नंबर का प्रश्न, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना? बोलिए। तो अकेले अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, माने किसी का सहारा लिया जा रहा है, किसी का सहयोग लिया जा रहा है। तो ऑप्शन डी सहारा देना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 161 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोयलर वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त हो जाएगा? नैतिक निर्णय लेते समय किस ओर प्रवृत्त हो जाएगा? ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत मूल्यों की ओर, या सी पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर, या डी अंतर्निहित संभावित दंड की ओर? बोलिए।
तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि अंतर्निहित संभावित दंड की ओर वह उन्मुख हो जाएगा। 162 नंबर का प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बोलिए क्या उत्तर होगा? तो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं? नहीं सीखने वाले तो पुरस्कारों को भी आधार बना करके नहीं सीखते। प्रयोगशाला में पशुओं पर किए जाने प्रयोग के माध्यम से ही अकेले नहीं सीखते। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, दंड दे करके तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीखते। तो जब बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तभी बच्चे अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तब वे अच्छे ढंग से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 163, पियाजे के हिसाब से 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ऐसा बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कोटि में आएगा। आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 164, किसके विचार के हिसाब से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा तथ्य है। तो आने लायक प्रश्न भी है कि किस व्यक्ति ने, किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा विचार दिया या किस मनोवैज्ञानिक के विचार के हिसाब से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे मनोवैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, बी पाओलो, सी युंग या फिर डी पियाजे। बोलिए किसके हिसाब से बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करने वाले स्वयं हैं? तो ऑप्शन डी पियाजे। पियाजे के हिसाब से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करने वाले खुद होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 165 नंबर प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? ऑप्शन ए जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी परिपक्व होने से, सी अनुकरण से या डी वयस्कों और समवयस्कों के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। 166 नंबर का प्रश्न, कोहलर वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या किए हैं? आपको पता होगा कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए, शारीरिक विकास के चरण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए, संवेगात्मक विकास के चरण भी उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण कोहलर वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, कल्पनात्मक खेल अनुकरण प्रारंभ। ऑप्शन सी शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। या डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य हो जाता है। चलिए 168 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है जिसमें किसी का रेफरेंस लिया जा रहा है, किसी को आधार बना करके सहायता ली जा रही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। या डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो अनुबोधन करना, संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये सभी आधारभूत सहायता का उदाहरण होते हैं। चलिए 169 नंबर का प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेशन और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन बी साम्यीकरण और संशोधन के रूप में। ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन के रूप में। या ऑप्शन डी समायोजन और अनुकूलन के रूप में। बोलिए किस रूप में जाना जाता है? बोलिए। दो क्रियाओं को समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 170 नंबर का। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बोलिए अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार? ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन बी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन सी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। और ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यह बच्चों के लिए अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए 171 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास या अहम मान्यता। तो बच्चे में ध्यान करने की प्रवृत्ति, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था में नहीं होती है। तो 171 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 172। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जाता? ऑप्शन ए बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बोलिए तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये कथन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूपों में होता है और दोनों ही रूपों में संभव है। चलिए 173 नंबर का प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन ए बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन बी ज्ञान को सक्रिय रूप से बच्चे संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन सी प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते सीखते हैं। या ऑप्शन डी बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बोलिए तो जीन पियाजे के हिसाब से जो बच्चे हैं वह ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 174 नंबर का प्रश्न। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। कोयलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? बोलिए
नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, बी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, या फिर डी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से कहा जाएगा कि यदि आप चोरी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो यह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आ जाएगा। 175 नंबर का प्रश्न, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन बी अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, या फिर भ्रांत वार्ता। तो भैया मौखिक संवाद अपने आप से खड़े होकर के करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के करते हैं, तो ऐसे लेब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा की जा रही मौखिक संवाद को व्यक्तिगत वार्ता की कोटि में रखा जाएगा। 176 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों को क्या ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में किसने देखा? उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन बी वॉटसन, बी लेब वाइगोत्स्की, सी जीन पियाजे, या डी लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेब वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। 177 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण या कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, और प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणीयता। तो संरक्षण, कक्षा समावेशन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 178 नंबर का प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए स्कीमा, वी अवलोकन अधिगम, सी अनुबंधन, या डी प्रबलन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या कहलाती है? देखिए, जीन पियाजे जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, बाल विकास पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया है। पियाजे ने दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचनाओं के संगठित समूह के लिए स्कीमा का उपयोग किया है। किसके लिए? दीर्घकालिक माने लंबे समय से जो स्मृति में संग्रहित माने इकट्ठी की हुई सूचनाएं हैं, उनके उस सूचनाओं के इकट्ठे समूह को स्कीमा का नाम दिया जाता है। किसके हिसाब से? पियाजे के हिसाब से। चलिए, स्कीमा के और कौन कौन से कार्य होते हैं? स्कीमा मानसिक रूप से इस बात को निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित और व्याख्यायित किया जाता है। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। स्कीमा विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो अनुभव की भावना बनाने के लिए संगठित तरीकों से निर्मित होती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पियाजे ने दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित समूह के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। तो स्कीमा क्या है? तो दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित समूह के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया है। 179 नंबर का प्रश्न, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? कि माने दूसरों के हिसाब से काम करना
जो दूसरों की दृष्टि में अच्छा है, दूसरे जिसमें हामी भरे तो वो कार्य करना, और दूसरे जिसमें हामी ना भरे वह कार्य नहीं करना। तो ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी प्रथा पूर्व, या डी प्रथागत। तो यह प्रथागत चरण को दर्शाता है, क्योंकि जैसा दूसरे सोचते हैं वैसा ही हम कार्य करें। तो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। कोहलरबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यह नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना है। ठीक है ना। चलिए, परंपरागत नैतिकता या नैतिकता का एक चरण है जिसमें बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। बच्चे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और बच्चे दूसरों के अनुमोदन पर प्रयास करते हैं। इसलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। चलिए, चूंकि बड़ा तथ्य है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। किसके हिसाब से? लॉरेंस कोहलरबर्ग के हिसाब से नैतिक विकास के कौन सा स्तर वह है जिस पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए परतंत्र नैतिकता स्तर, ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर, सी सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर, या डी पूर्व पारंपरिक स्तर। बोलिए। तो ऑप्शन बी पारंपरिक स्तर पर जो बच्चा है वह अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अभी हमने आज अपनी 6वीं कक्षा में 151 से लेकर के 180 प्रश्नों का अभ्यास यहाँ से देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम विधियों से भी संबंधित प्रश्नोत्तरियां और अलग से कक्षाएं लेकर के आने वाले हैं, और एक एक मनोवैज्ञानिकों के ऊपर भी सेपरेट रूप से कक्षा लेकर के आने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।